जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जो है देखा था, उसमें हमने बात की थी सीटेट 2021 जो कि जनवरी में 6 से 8 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम था उसके 10 क्वेश्चंस बाल विकास के हमने किए थे। इस वीडियो में आगे के 10 क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है। ये तो आप देख ही सकते हो, नेगेटिव ही हो गया, ध्यान भंग थोड़े ना होगा। समूह शिक्षण जब आप कराते हो तो क्या होता है, चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। तो ध्यान भंग होगा, गलत ही हो गया। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। भाई प्रतिस्पर्धा नहीं आएगी, है ना। प्रतिस्पर्धा आएगी लेकिन वो रुकावट का कार्य नहीं करेगी, ये भी गलत हो गया। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होती है। भ्रांति उत्पन्न तो होगी नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर जो है पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, द्वितीयक कारक है, कि कोई भूमिका नहीं है या कि बहुत कम भूमिका होती है। अच्छा, ऐसा है ना कि बच्चों के सामाजिकरण में जो है विद्यालय की जो भूमिका है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख रूप से कहना चाहिए कि प्राथमिक कारक तो नहीं होता है, द्वितीय कारक होता है। क्योंकि जब सामाजिकरण जब हम पढ़ते हैं ना, तो सामाजिकरण में क्या होता है कि प्राथमिक कारक के रूप में जो है आपका कहना चाहिए परिवार, है ना। परिवार जो है प्राथमिक कारक होता है। द्वितीय कारक के रूप में आपको क्या हो जाएगा, समाज आ जाएगा। साथ ही साथ जो पड़ोसी है या क्या बोलना चाहिए विद्यालय हैं, वो सब आपके द्वितीय कारक में आएंगे। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। देखिए क्या होता है कि जो बच्चों का चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऐसा किसने कहा है, इस बारे में चर्चा की गई है। तो जब हम बात करते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर हो गया आपकी, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। देखिए अभी पिछली वीडियो में हमने चर्चा भी की थी जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने क्या कहा था, जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना, वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होती है ना। तो किस रूप में अलग होती है, गुणात्मक रूप में। इस शब्द को आपको अच्छे से याद रखना है कि गुणात्मक रूप में जो है वयस्कों से अलग होती है। यहाँ से प्रश्न कई बार क्या है, खाली स्थान देकर भी पूछ सकते हैं वो, तो इसको आपको याद रखना है किस प्रकार से अलग होती है, गुणात्मक रूप से। किसने कहा है, जीन पियाजे ने, है ना। और जीन पियाजे कौन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। देखिए क्या होता है कि ऑप्शंस दोबारा से देखते हैं। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए विकास जो है पूर्व निश्चित नहीं होता है ना, आनुवंशिक घटक पर निर्भर करता है विकास। लेकिन आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा कि विकास जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, है ना, इनका संयुक्त ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है ना। एच और ई, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। तो इसको याद रखना। तो केवल ये किस पे, आनुवंशिक घटकों पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। चलते हैं दूसरा। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया। देखिए ये सरल तो होता है लेकिन एक दिशीय नहीं होता है ना, ये बहुदिशात्मक होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये आपका थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी और देख लेते हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि एक क्रम में नहीं होता। क्या होता है, देखिए अमेरिका को ले लें या किसी अन्य कंट्री को ले लें और भारत के बच्चों को ले लें, तो वहाँ का जो है भारत के बच्चों का विकास अलग प्रकार से होगा, वहाँ का विकास अलग प्रकार से होगा। तो ये एक ही क्रम में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर सी आपका सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया आपका, बाल्यावस्था वाला है ना, कि बाल्यावस्था की अवधि। तो बाल्यावस्था को अगर देखें आप, तो बाल्यावस्था आपका जो है किसके बाद आता है, चाइल्डहुड पीरियड जो है आपका इन्फेंसी के बाद आता है ना। इन्फेंसी यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है आपकी इन्फेंसी होती है। उसके बाद जो आपकी बाल्यावस्था होती है उसे हम कह सकते हैं कि ये
2 वर्ष से लेकर आपका 11 वर्ष तक का रहता है ना, 2 से 11 तक हम इसको मान लेते हैं। अब इसमें भी बटा हुआ है कि पूर्व बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था होता है, लेकिन यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था कम ही मिलता है, लेकिन अगर बांटें तो 3 में बांट सकते हैं अपन, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि बाल्यावस्था की अवधि में क्या क्या होता है, इसको देखते हैं। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। देखिए शारीरिक वृद्धि होती है, तेजी से होती है, बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। देखिए वैज्ञानिक तर्क तो आता है, लेकिन अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता है वह आपकी उत्तर बाल्यावस्था में आती है। क्लियर है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल का उभरना। देखिए खेलों का उभरना बिल्कुल सही है, खेलते हैं, क्योंकि जो बाल्यावस्था या जो चाइल्डहुड पीरियड है इसमें क्या है, बच्चे काफ़ी खेल के ऊपर, खेलों के तरफ काफ़ी अग्रसर होते हैं। दूसरा देखें तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये बिल्कुल सही है। देखिए पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि जो है तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन सबसे अधिक तेजी से वृद्धि होती है वो होती है आपकी इन्फेंसी पीरियड में। इन्फेंसी को आप क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था, इन्फेंसी, हाँ इन्फेंसी पीरियड में। इन्फेंसी पीरियड में सबसे तेज वृद्धि होती है। उसके बाद जो आता है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, तो चाइल्डहुड में जो है वृद्धि थोड़ा कम हो जाती है, मतलब इसकी अपेक्षा, इन्फेंसी की अपेक्षा, है ना। तो वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से कब सीखेगा वो आपका लेटर चाइल्डहुड में, तो ये मध्य बाल्यावस्था में। तो ये दोनों तो गलत हो गए आपके, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रतीकात्मक खेल का उभरना। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, देखिए खेल की एज होती है, बिल्कुल सही मान सकते हैं, और तर्क संगत, लेकिन क्या है तो खेल एज या जो प्ले एज बोलते हैं, कई बार क्या होता है इन्फेंसी को प्ले एज मान लिया जाता है। तो यहाँ तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उनमें मूर्त जो है ना मध्य बाल्यावस्था बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है मूर्त चिंतन कर लेते हैं। मूर्त का अर्थ होता है कि उनके सामने जो वस्तु रखी है उसके बारे में वो सोचने की उनकी क्षमता आ जाती है उनमें, है ना, और उसके बारे में वो तर्क देने लग जाते हैं। जैसे वो देखेंगे सूर्य को, तो सूर्य को देखकर वो तर्क देने लग जाएंगे। लेकिन अमूर्त चीज़ों के लिए तर्क कब आएगा आपका, अमूर्त चीज़ों के लिए तर्क आएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था में, ये आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, देखिए ये आ गया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको अच्छे से पढ़ना है। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। देखो अमूर्त जब चीज़ें वो सीखते हैं तो वो संरक्षण भी कर सकते हैं, वर्गीकरण भी कर सकते हैं और श्रेणीबद्धता भी कर सकते हैं। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर सकते हैं। देखते हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रत्यक्षी चिंतन करने में समर्थ हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। ये तो नेगेटिव भी हो गया, डी, है ना। तो ए आपका कट जाएगा, डी आपका कट जाएगा। अब क्या बचा, बी और सी, है ना। तो जब बी और सी आप देखोगे तो प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना, तो भाई वो प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक जो दिखा रहे हैं, प्रतीक का अर्थ होता है कि उन्हें मूर्त चीजें दिखा दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो वो तो आपका बाल्यावस्था ही में आ गया था, ये भी तो ये भी कट जाएगा। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है, अमूर्त यानी होता है ऐसी चीजें जिनके बारे में वो मतलब सामने नहीं है और उनके बारे में वो चिंतन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि कल्पना कर रहे हैं ना वो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखिए ये लॉरेंस कोहलबर्ग का प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जीन पियाजे से और कोहलबर्ग से, और इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। कई बार तो प्रश्न बिल्कुल रिपीट के रिपीट आते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझना। देखिए कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, एक तो प्रश्न यहीं से बनेगा। देखिए क्या बनेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो हो गया आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इनके अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, कौन सी ऐसी अवस्था है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान मतलब अभी जो सामाजिक प्रणाली चल रही है वो सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। मतलब जो सामाजिक प्रणाली चल रही है उससे उसका जो है प्रभाव कम पड़े, मतलब और पड़े तो कैसा पड़े, पॉजिटिव प्रभाव पड़े, जिससे मानव का जो संबंध है किससे, सामाजिक वर्ग से, वह सुरक्षित बना रहे। तो ये आपका होता है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है ना। तो 17 का आप आंसर जब देखोगे तो इनके अनुसार क्या होता है, जब समाज की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका सामाजिक क्रम व्यवस्था, क्या हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था। एक इनका एक क्वेश्चन और पूछता है टिट फॉर टैट, है ना, जैसे को तैसा वाला। तो जैसे को तैसा वाला में क्या होता है, मतलब एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, ऐसा कुछ अपन कह सकते हैं ना। टिट फॉर टैट मतलब उसको बोल सकते हो आप। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको आप सर्च करना एक बार, देखना अच्छे से कि किस प्रकार से इसका आंसर होता है। तो 17 का आपको क्या हो जाएगा,
डी सामाजिक क्रम व्यवस्था। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो उन्होंने किस प्रकार से दिया, इसको आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 18, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विकास किस प्रकार से होता है बाल्यावस्था में, या जिसे हम चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए भाई, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है क्या, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। देखिए क्या होता है, चलिए देखो क्या होता है, जब भी आप बाल्यावस्था की बात करते हैं तो, या बाल्यावस्था की बात छोड़ो, जब भी आप विकास की बात करते हैं तो विकास को आप देखोगे केवल परिमाणात्मक तो नहीं होता है ना, विकास आपका परिमाणात्मक, केवल परिमाणात्मक नहीं होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा देखेंगे आप अनियमित और असंबद्ध, भाई अनियमित तो नहीं होता है, संबंधित होता है, तो ये भी गलत हो गया आपका। धीमी गति से होता है एवं उसे, देखो भाई विकास, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यह जो है बहुस्तरीय होता है। जो बाल्यावस्था आप बोलोगे ना, 3 से 12 वर्ष की उम्र आपकी बाल्यावस्था मानी जाती है। और विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था एक क्या है, जटिल अवस्था मानी जाती है, और इसमें जो विकास है वह बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्लियर हो गया ना। और मनोवैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाल्यावस्था को जो है विकास के जीवन का अनोखा काल माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अपन देखते हैं 19, निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है। क्लियर, तो निकटस्थ विकास क्षेत्र की अगर हम बात करें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन का मध्य का क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने के चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते। देखिए, जब भी निकटस्थ विकास का क्षेत्र की बात होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें यह बताया गया है कि जो है बच्चे कहीं पर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो अटकते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाए, उन्हें जो है किसी मतलब किसी समकक्ष व्यक्ति या थोड़ा जो उनसे थोड़ा क्या बोल सकते हैं, मतलब जिसे नॉलेज ज़्यादा हो, मोर नॉलेजेबल जिसे बोलते हैं, उनसे क्या हेल्प की बात होती है। तो इसमें आप देखोगे जिसमें जैसे ऑप्शंस देखें, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझने वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ये तो गलत ही है, ये तो होगा नहीं इसका। निकटस्थ विकास के क्षेत्र में वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से, देखिए कोई भी विधि निर्धारित नहीं होती, उससे आप कार्य नहीं करोगे, ये तो गलत हो गया। निकटस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, हाँ ये हो सकता है। वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्ष, देखिए ये हो गया ना, अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे क्या करते हैं, प्रदर्शन को जो है अच्छा निखार सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। चलते हैं नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। देखते हैं दूसरा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। देखो, जब भी आप प्रगतिशील कक्षा की बात करोगे तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स को आप हटा दोगे, है ना, तो यहाँ रुकावट तो होगी नहीं, हट जाएगा। अधिगम में सहायक नहीं, ये भी हट जाएगा। देखो, आप ना बांटते नहीं हो बच्चों को, प्रगतिशील शिक्षा में क्या करोगे, आप बच्चों को बांटते नहीं हो, तो ये भी गलत। तो आपका क्या हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण होता है ना। क्या होता है कि प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्या होता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है ना। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करेगा, बच्चों की समझ की जानकारी देगा। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।